इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देख पाते हैं उन्होंने अपना सफर फिर से जारी कर दिया था और जब सभी लोग ऐसे ही आगे बढ़ रहे थे तभी थालिया अपनी कैरेज के अंदर से छुप छुप कर बाहर की तरफ देख रही थी और फिर थालिया फिर अपने मन में सोचती है भगवान का शुक्र है देखकर लग रहा है कि गैरेथ और मेरा पीछा नहीं कर रहा है, शायद उसने अभी मेरा पीछा करना छोड़ दिया है क्योंकि इतने सारे लोगों की आंखें अभी हमारे ही ऊपर है। मैंने तो सोचा था जो हुआ उसको जानने के बाद बरकस मुझे बहुत सारे क्वेश्चन करेगा, पर वो हमेशा की तरह ही बिहेव कर रहा है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। और ऐसे ही फिर से एक थकान वाला दिन गुजर गया। फिर दूसरे सीन में हम देख पाते हैं शाम हो गया था तभी गैरेथ बहुत ही थकान वाली हालत में कहता है मैं और 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। और फिर वो घोड़े से उतरते हुए कहने लगता है आज हम 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ेंगे। जिस बात को सुनकर बाकी के जो सोल्जर्स थे उनकी आंखें गोल गोल हो जाती है। उसके बाद हमें कहा जाता है सनसेट होने से पहले ही उन्होंने फिर से एक कैंप लगाया और वो भी उनके सेकंड सीक्रेट जगह के पास ही अल्ग्रिम हिल के पास। और जो बाकी के सोल्जर्स थे वो सभी घेरा लगाते हुए कह रहे थे अगर हम आज और थोड़ा आगे तक सफर करते तो हमें पहाड़ों के अंदर से जाना पड़ता। जिन सभी बातों को कैरेज के अंदर से थालिया भी सुन पा रही थी। फिर थालिया अपने मन में सोचती है ये किस तरीके की शांति है, कोई प्रॉपर फूड या फिर नींद के बगैर पूरा दिन इस हिलते डुलते कैरेज के अंदर सफर करना, मैं तो मेरे लिमिट पर आ गई हूँ। तभी कैरेज के बाहर से एड्रिक कहता है योर हाईनेस मैं आपके लिए फ्रूट लेकर आया हूँ। और एड्रिक की आवाज को सुनकर थालिया अपने मन में सोचती है क्या इतना अपमान और इतने सारे रिजेक्शन के बाद भी, इन सभी चीजों के बाद भी वो फिर से आ गया, ऐसा हो ही नहीं सकता। जरूर उसका इसके पीछे कोई गलत मोटिव है, इसलिए वो चाहता है मैं उस खाने को खा लूं और नहीं तो कोई रीजन के अलावा वो ऐसा नहीं कर सकता। तभी थालिया कहती है यहाँ से दफा हो जाओ। जिस बात को सुनकर एड्रिक कैरेज के बाहर से ही फिर से कहने लगता है कि आपने ये चीज नहीं कही थी कि आप ये खाना नहीं खा सकती है क्योंकि आपको पता नहीं है इसके अंदर पॉइजन है या फिर नहीं, इसलिए मैंने इस बार फ्रूट्स को काट कर नहीं लाया है। और फिर एड्रिक कैरेज के दरवाजे को खोलने के बाद कहता है मुझे सच में इस बात को सोचकर चिंता हो रही है क्या होगा अगर आखिर में ये सीक्रेट जर्नी या फिर कहो तो ये होली जर्नी एक फ्यूनरल में तब्दील हो जाए तो प्लीज इतना जिद करना बंद कीजिए और एटलीस्ट इसे खा लीजिए। और फिर एड्रिक थालिया के सामने झुक जाता है। तभी थालिया थोड़ी देर के लिए चुप रहती है और फिर वो कहने लगती है मुझे कैसे पता होगा कि तुमने इस फ्रूट के बाहर तरफ ही मतलब इस फ्रूट में ही पॉइजन नहीं मिलाया है। जिस बात को सुनकर एड्रिक एक एप्पल उठाकर उसे खाने लगता है और फिर वही एप्पल वो थालिया को देते हुए कहता है क्या अब आप सेटिस्फाइड है। और थालिया उससे कहती है क्या तुम मुझे अभी तुम्हारा झूठा खाना खाने के लिए कह रहे हो, ये गंदा है इसे मेरे सामने से ले जाओ। जिन सभी बातों को सुनकर तो एड्रिक का पूरा बॉडी ही कांपने लगता है, उसके आंखें भी लाल हो गए थे। और एड्रिक के उस बेचारे चेहरे को देखने के बाद थालिया कहती है एनफ अब जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ, मुझे परेशान करना बंद करो। जिस पर एड्रिक उससे कहता है दफा हो जाओ, क्या यही वो लौती चीज है जो कि योर हाइनेस अच्छे से बोल सकती है। जिस बात को सुनकर थालिया को गुस्सा आ गया था, फिर वो वहाँ पर खड़ी हो जाती है और एड्रिक को घूरने लगती है, जिस चीज से तो एड्रिक भी डर गया था। और फिर थालिया एड्रिक को वहाँ कैरेज के अंदर छोड़कर वो बाहर आने लगती है। और जब वो ऐसे ही बाहर आकर चल रही थी तभी सभी लोग उसे ही घुड़ घुड़ कर देख रहे थे। तभी थालिया अपने मन में सोचती है अगर मैं अभी उसके आंखों से बाहर भी जाऊँ तो वो मुझे गार्ड करने के नाम पर फिर से मुझे फॉलो करेगा। फिर थालिया अपने कैरेज से थोड़ी दूर आकर एक पेड़ के पास बैठ जाती है और अपने आंखों को बंद करके रेस्ट करने लगती है। तभी कुछ आवाज होती है और थालिया पीछे मुड़कर देखती है, उस पेड़ के पीछे जो झाड़ियां थी उसके पास से ही आयला गुजर रही थी। और आयला को देखकर लग रहा था जैसे कि वो बहुत ही ज्यादा खुश है, जिसे देखकर थालिया वहां से उठकर जाने लगती है और वो अपने मन में सोचती है इतने सारे लोगों में से अभी क्यों, अभी मेरे पास कोई एनर्जी नहीं बची है उसके इस फेस को झेलने के लिए। तभी एक और आवाज होती है जिस पर थालिया पीछे मुड़कर देखती है और वो देखती है वहाँ पर बरकस भी था, जिसे देखकर थालिया रुक जाती है और बरकस वहाँ पर अपने घोड़े के साथ आया था। फिर थालिया उन दोनों को बहुत ही गौर से देखने लगती है, स्पेशली बरकस को। और बरकस को देखकर लग रहा था जैसे कि वो बहुत ही शांत है। तभी थालिया अपने मन में सोचती है जब भी तुम आयला के साथ होते हो क्या तुम हर वक्त उसी तरीके का चेहरा बनाते हो। और फिर थालिया देखती है आयला बरकस के कपड़े को पकड़ के अपना फेस बरकस के फेस की तरफ ले जाने लगती है, जिस चीज को देखकर थालिया थोड़ी सी डर जाती है। पर तभी वो देखती है बरकस भी वही सेम चीज कर रहा था, मतलब वो भी अपना फेस आयला के फेस की तरफ बढ़ाने लगता है, जिस चीज को देखकर थालिया का दिमाग ही हिल जाता है और वो अपने मन में सोच रही थी मैं इस चीज से नफरत करती हूँ, मैं ये चीज नहीं देखना चाहती हूँ, मुझे इस चीज से नफरत है। फिर थालिया अपना फेस ढककर वहाँ से भागने लगती है और भागते हुए वो किसी से टकरा जाती है और वो वहाँ से गिरने ही वाली थी, पर वो शख्स उसे पकड़ लेता है और अनफॉर्चुनेटली वो और कोई नहीं गैरेथ था। और जब गैरेथ ने थालिया को गिरने से बचाया था, मतलब गिरते वक्त उसे पकड़ा था, तभी थालिया उसकी तरफ देखती है, मतलब गैरेथ की तरफ, और थालिया की आंखों में आंसू थे, जिस चीज को देखकर गैरेथ भी हैरान हो गया था। फिर गैरेथ थालिया को अच्छे से पकड़ के उसकी तरफ देखने लगता है और वो थालिया के आंखों में आंसू देखकर कहता है मुझसे ये मत कहना
तभी थालिया शर्माते हुए अपना फेस उससे छुपाने लगती है, पर गैरेथ फिर से उसे पकड़ लेता है और पकड़ के उसकी तरफ ही देखने के लिए मजबूर करने लगता है। मतलब वो उसका हाथ बहुत ही जोर से कस रहा था। फिर गैरेथ हंसने लगता है और वो बहुत ही जोरों से हंसते हुए कहता है, तो फिर ये चीज था, तो फिर ये था। जिस पर थालिया उससे कहती है, मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। और गैरेथ हंसते हुए कहता है, मुझे इस चीज पर डाउट था, पर क्या ये चीज सोचा भी जा सकता है? रॉयल फैमिली की कलंक, उसको फीलिंग से, वो भी ईस्ट के लॉर्ड, मतलब पूरब के लॉर्ड की तरफ। जिस बात को सुनकर थालिया ठहर जाती है और फिर थालिया कहने लगती है, बकवास की बातें मत करो, कौन कौन ऐसा करेगा? तभी गैरेथ फिर से उसके हाथ को बहुत ही जोर से कसते हुए कहता है, एग्जैक्टली ये बकवास है। तुम्हारी तरह एक नाजायज औलाद जिसको अपनी जगह भी नहीं पता, उसकी हिम्मत भी कैसे हुई ग्रैंड डिक शेरखान की तरफ अपना फीलिंग्स रखने की? और ये बोलकर गैरेथी बहुत ही जोरों से हंसने लगता है और फिर वो थालिया के फेस को पकड़ते हुए कहता है, जैसी माँ वैसी बेटी, वही गंदी हैबिट, दूसरे औरत के आदमी को चुराना, ये अभी भी गायब नहीं हुआ है ना? अपने सपनों से जागो, वर्कस तुम्हारे हाथों से बहुत ज्यादा दूर है। और गैरेथ फिर से जोरों से हंसने लगता है। तभी थालिया उससे कहती है, तुम एक चीज भूल रहे हो भाई, ठीक से देखो, ठीक से देखो, मेरी नसों में सिर्फ एक नीच औरत की खून नहीं बह रही है, इस पर एक आदमी का खून भी बह रहा है, जिसने अपने प्रेग्नेंट वाइफ को छोड़कर एक यंग औरत के प्रति खींचा चला गया था, उसके इशारों में नाच रहा था। जिस बात को सुनकर तो गैरेथ की हंसी उड़ जाती है, वो पूरी तरीके से सहम गया था। तभी थालिया फिर से कहने लगती है, हाँ अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो उस सेमलेस आदमी का खून तो तुम्हारे अंदर भी बह रहा है ना भाई? जिस पर गैरेथ फिर से उसके हाथ को जोरों से कसने लगता है, मतलब थालिया के हाथ को। तभी थालिया अपने मन में सोच रही थी, मतलब ये सभी बोलते हुए ही वो अपने मन में सोच रही थी, मैं इस चीज को यहाँ पर ही खत्म होने नहीं दे सकती हूँ जब वो मेरे बारे में सब कुछ जान गया है। और थालिया फिर से कहने लगती है, सिंस तुम्हें मेरा छुपा हुआ राज पता चल गया है, तो फिर क्या मैं भी तुम्हारा एक राज खोद कर बाहर निकालूं? और फिर थालिया गैरेथ के फेस के पास आकर कहती है, एक रूमर है जो कि मेड्स के बीच में बहुत ही ज्यादा स्प्रेड हो रही है। वो सभी कह रहे थे हमारा जो महान क्राउन प्रिंस है वो हर रात ब्लॉन्ड हेयर और डीप ब्लू आईज वाली लड़की की खोज करते हैं, वो भी हर रात। जिस बात को सुनकर तो गैरेथ पूरी तरीके से सहम गया था। और गाइस ये चीज मैं बोलना भूल गया, इस वक्त मतलब जब ये सभी कन्वर्सेशन हो रही थी तब गैरेथ का एक हाथ तो थालिया के हाथ पर था, मतलब उसके एल्बो के पास था, और दूसरा हाथ उसने मतलब थालिया के मतलब फेस को तो पकड़ा था, फिर उसने उसके फेस को छोड़कर उसके गले की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया था, मतलब गले को पकड़ के रखा था उसने, पर दबाना चालू नहीं करा था उसके गले को। तो हाँ, इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पर ही खत्म होती है। नेक्स्ट चैप्टर जब आएगी मैं तब एक्सप्लेन कर दूंगी। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग।